हेलो प्यारे बच्चों, आप लोग कैसे हैं। आज हम लोग थोड़ा एक अलग टाइप का सेगमेंट पढ़ने जा रहे हैं। मुझसे कई बच्चों ने कहा था, यहाँ लखनऊ में भी और आप लोगों ने भी, कई लोगों ने ये कहा कि सर हमें एडिटोरियल पढ़ के समझ में नहीं आता है। फिलहाल हमारा जो आज का मुद्दा है वो है एडिटोरियल, हाउ टू स्टडी एडिटोरियल। ठीक है ना, ये है कि हाउ टू स्टडी एडिटोरियल। और प्रचलन में अब जैसे किसी से पूछा जाता है, थोड़े से अच्छे टीचर हैं तो जब भी कोई बच्चा उनसे पूछता है कि सर हमको अपनी अंग्रेजी इंप्रूव करनी है, रीडिंग इंप्रूव करनी है, तो सीधे कहते हैं द हिंदू का एडिटोरियल पढ़ो। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप शुरुआत ही द हिंदू के एडिटोरियल से कर दें, क्योंकि द हिंदू का एडिटोरियल बहुत स्टैंडर्ड इंग्लिश मानी जाती है उसकी, और होती भी है फिलहाल। तो आप सीधे वहीं पर पहुंचे ये जरूरी नहीं होता है। अब रीडिंग सीखने के स्टेप्स होते हैं। अगर आप बीच के स्टेप्स छोड़ के सीधे से द हिंदू के एडिटोरियल पर पहुंच जाते हैं तो आपके लिए बड़ी मुश्किल होगी। हो सकता है आप डिस्करेज भी हो जाएं, कई बार आप मायूस होंगे कि हमें समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि वो काफी स्टैंडर्ड लेवल होता है। तो आप स्टेप वाइज चलिए। अगर आपको पढ़ना ही है तो आप शुरुआत कर सकते हैं किसी स्टोरी से। क्या कर सकते हैं? शुरुआत कर सकते हैं स्टोरी से। जैसे छोटे बच्चों की जो कहानियां होती हैं या कहानियों की किताबें आती हैं तमाम, जैसे चंपक है जिसमें जानवरों की और बच्चों की कहानियां होती हैं। तो आप स्टोरीज से स्टार्ट करिए, और स्टोरीज से स्टार्ट करके स्टोरीज में दो लेवल का होगा। जैसे चंपक के लेवल पर आ जाइए और थोड़ा सा और स्टैंडर्ड लेवल पे जाइए तो ऐसे ही स्टोरीज की बुक आती है एक रीडर्स डाइजेस्ट। तो काफी अच्छी इंग्लिश होती है, इसमें वोकैब भी काफी बढ़िया होती है। रीडर्स डाइजेस्ट पढ़िए। चंपक के बाद आप आ जाइए क्या करने के लिए, ये रीडर्स डाइजेस्ट है, इसको पढ़ लीजिए। रीडर्स डाइजेस्ट के बाद आप थोड़ा सा और स्टैंडर्ड पे आ जाइए, तो जो बड़े बड़े राइटर्स हैं जैसे प्रेमचंद हैं और रविन्द्रनाथ टैगोर हैं, इन लोगों की कहानियां पढ़ लीजिए। ठीक है, तो प्रेमचंद रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानियां इस तरह की हैं, ये याद रखिए। तो थोड़ा सा लेवल ऐसे बढ़ाते चले जाइए। तो उसके बाद फिर आप स्टोरी के बाद नॉवेल पढ़िए। ठीक है ना, नॉवेल पढ़ने हैं। नॉवेल के बाद आपसे उसके बाद आगे जाइए किस पे, तो मैगजीन्स पढ़िए। ठीक है, तो मैगजीन्स अब आपको अच्छे से समझ में आने लगी हैं। तो मैगजीन के बाद आप न्यूज़पेपर के एडिटोरियल की ओर बढ़िए। ठीक है ना, ये एक स्टेप बाय स्टेप होता है, ऐसे ही कदम लेके चलिए। अब जल्दबाजी में कोई चीज मत उठाइए। अगर आपको रीडिंग बेसिक से शुरू करनी है, मतलब बहुत अच्छी रीडिंग नहीं है, बेसिक से स्टार्ट करनी है, तो कोई शर्म की बात नहीं है कि हम स्टोरीज पढ़ रहे हैं। ये एक स्किल है। अब आपको स्किल सीखनी है तो स्किल सीखने के लिए जरूरी नहीं हमें बहुत ज्यादा आती हो पहले से। आप अपने लेवल का अंदाजा लगा लीजिए। अगर आप चंपक वगैरह का स्टैंडर्ड पार कर चुके हैं, रीडर्स डाइजेस्ट वगैरह है, तो आप रीडर्स डाइजेस्ट पढ़ के देखिए कि वो आराम से समझ में आ जा रहा है। प्रेमचंद वगैरह, रविन्द्रनाथ टैगोर वगैरह की कहानियां आराम से समझ में आती हैं। तो फिर कोई नॉवेल वगैरह एक दो नॉवेल लेके पढ़ लीजिए। एक दो नॉवेल जैसा आपका इंटरेस्ट हो, सोशल नॉवेल है, रोमांटिक नॉवेल है, या फिक्शन है, या जासूसी उपन्यास है, इस तरह की जैसा इंटरेस्ट हो वैसा पढ़ लीजिए। फिर आप मैगजीन्स वगैरह जैसे आउटलुक वगैरह है, तो आउटलुक वगैरह या इंडिया टुडे जैसी मैगजीन्स हैं, इन सबको पढ़ लीजिए। उसके बाद आप फिर तब न्यूज़पेपर पे आइए। हालांकि ये सफर आप चाहें तो महीने भर के अंदर तय कर सकते हैं। एक महीने में ये सारी चीजें पढ़ के आप सीधे न्यूज़पेपर के एडिटोरियल पर आ सकते हैं। तो न्यूज़पेपर के एडिटोरियल भी शुरू करिए। तो शुरुआत में क्या करेंगे कि जैसे शुरू में मेरी सलाह ये है कि आप इंडियन एक्सप्रेस का एडिटोरियल पढ़िए। तो इंडियन एक्सप्रेस की मैटर तो सबका अच्छा ही होता है, लैंग्वेज थोड़ी इजी और आराम से समझ में आने लायक होती है। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया या द हिंदू का एडिटोरियल पढ़िए, इकोनॉमिक टाइम्स का पढ़िए। तो इन सब के उसके बाद आप एडिटोरियल पढ़ना शुरू करिए। ठीक है, तो ये था स्टेप्स। अगर आपको एडिटोरियल तक पहुंचना है, अगर आपको बहुत अच्छी अंग्रेजी नहीं है अभी रीडिंग की, तो ये कर सकते हैं। चलिए अच्छा, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस बात पर थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं कि एडिटोरियल है क्या, आखिर क्यों हम एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं। व्हाट इज एडिटोरियल? एडिटोरियल एक्चुअली क्या है? तो अगर ये कहा जाए कि एडिटोरियल क्या है, तो हम कह सकते हैं कि एडिटोरियल है अनबायस्ड एनालिसिस, अनबायस्ड एनालिसिस ऑफ current affairs, of current
टॉपिक, कोई एक करंट टॉपिक होता है या दो करंट टॉपिक होता है। जैसे द हिंदू में दो एडिटोरियल आते हैं, तो न्यूज का जो बर्निंग न्यूज होती है, जो करंट हॉट टॉपिक होता है उस दिन का, उस सप्ताह का, उसी पे एडिटोरियल का व्यू होता है, एडिटोरियल की एनालिसिस होती है। और वो कैसी होती है एडिटर की एनालिसिस? अनबायस्ड एनालिसिस। सबसे बड़ी बात क्या है? ये अनबायस्ड जो होती है, इसमें कोई भेदभाव नहीं होता, किसी के पक्ष का नहीं होता। हालांकि ये एक सैद्धांतिक चीज रह गई है, अब ये आइडियोलॉजी रह गई है एडिटोरियल लिखने की। सारे न्यूज़पेपर के एडिटर्स अब, अनफॉर्चुनेटली हम लोगों का दुर्भाग्य है कि अब उतने ऑनेस्ट नहीं रह गए अपने थॉट में। तो कुछ पॉलिटिकल फायदे के लिए कुछ उनकी राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं होती हैं और थोड़ा बहुत बाजारवाद के प्रभाव में आकर दुर्भाग्य की बात है कि अब एडिटोरियल उतने निष्पक्ष रह नहीं गए, किसी ना किसी राजनीतिक महत्वाकांक्षा के शिकार हो जाती है उनकी ईमानदारी। लेकिन कुछ न्यूज़पेपर्स आज भी ऐसे हैं जो अपने इस उसूल से समझौता नहीं किए हैं, तो बहुत हद तक तब भी आपको ईमानदारी से विचार मिल जाते हैं। ठीक है, तो दूसरी चीज जो एडिटोरियल पढ़ने के लिए हमारी एनालिसिस के पहले जरूरी है, वो है कि हम इसके ऑब्जेक्टिव्स को एनालाइज कर लें पहले ही। ऑब्जेक्टिव्स का मतलब क्या हुआ कि अगर आप एडिटोरियल पढ़ना चाहते हैं तो आपका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, किस पर्पज से पढ़ना चाहते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव लेकर आप न्यूज़पेपर का एडिटोरियल पढ़ने आए हैं। तो अलग अलग लोगों के अलग अलग व्यू होते हैं, अलग अलग पर्पज होते हैं। कुछ लोग तो मान लो इसलिए कि उनको सिविल सर्विसेज में मेंस में एसे लिखना है, तो एसे लिखने के लिए मैटर और थोड़ी विचार और बॉडी मिल जाती है कि हम एसे कैसे लिखें। और कुछ लोगों को डिस्कशन करना होता है, डिबेट करना होता है। और जैसे स्टूडेंट हैं, तैयारी कर रहे हैं, तो उनको वोकैब मिल जाती है, कुछ ग्रामर की चीजें मिल जाती हैं और कुछ करंट टॉपिक से उनको अपडेट हो जाता है। तो इसके तीन पर्पज हैं, हम तीनों पर्पज लिख लेते हैं। तो एक पर्पज तो इसका है वोकैब का, क्योंकि न्यूज़पेपर की और खास तौर से वोकैब की, उसकी एडिटोरियल की वोकैब बड़ी स्टैंडर्ड मानी जाती है। तो एक पर्पज होता है एडिटोरियल पढ़ने का वोकैब का पर्पज, ठीक, वोकैबुलरी काफी अच्छी स्ट्रांग हो जाती है, चूंकि सेंटेंस में यूज हुई रहती है तो वो थोड़ा और ज्यादा अच्छे से याद हो जाती है। ठीक है, क्योंकि वो रेफरेंशियल हो जाती है, किसी रेफरेंस में किसी एडिटर ने कोई इडियम या कोई फ्रेज याद तैयार किया हो, कोई फिट किया हो, और जब हम उसको पढ़ते हैं तो वो चीज हमारे दिमाग में बैठ जाती है कि हाँ, इस रेफरेंस में ये वोकैब या ये इडियम यूज किया गया था, तो वो हमें वो घटना याद रहती है, और घटना याद रहती है तो वो इडियम भी याद रहता है। तो एक पर्पज हो गया वोकैब का, और दूसरा पर्पज इसका क्या होता है? दूसरा पर्पज होता है ग्रामर का। ठीक है ना? तो बहुत से बच्चे एडिटोरियल पढ़ पढ़ के अपनी ग्रामर इंप्रूव कर लेते हैं। आप ये सोचेंगे कि एडिटोरियल से ग्रामर का क्या फायदा होगा, तो वो अभी रुक जाइए। हम एक एडिटोरियल जब डिस्कस कराएंगे तो बताएंगे कि एडिटोरियल डिस्कस कराते समय ही उसी समय एनालाइज करेंगे, उसी समय डिस्कस करेंगे कि कैसे एडिटोरियल पढ़ते समय अपनी ग्रामर को इंप्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो ग्रामर का पर्पज होता है, और एक होता है अपडेट, किसके? करंट अफेयर से या करंट अपडेट होती है। तो कुछ लोग होते हैं करंट से अपडेट रहना चाहते हैं, क्या कुछ हो रहा है दुनिया में, वो करंट को अपडेट करना चाहते हैं अपना। तो चूंकि एडिटोरियल है, एडिटर का पेज है, तो थोड़ी ऑथेंटिक डेटा और ऑथेंटिक जानकारी होती है। बाकी न्यूज की तो उतनी बात नहीं रहती, लेकिन अगर किसी एडिटोरियल में छपा है तो ये माना जाता है कि बहुत ऑथेंटिक डेटा होता है। तो ये तीन पर्पस खास तौर से होते हैं, तीन ऑब्जेक्टिव्स लेकर के हम लोग एडिटोरियल न्यूज़पेपर का पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन सा है? एक वोकैब का पर्पस होता है, एक ग्रामर का पर्पस होता है, और एक करंट से हमें अपडेट होना रहता है। तो ये तीन पर्पस लेकर के हम लोग एडिटोरियल पढ़ा करते हैं। तो जब हम इन तीन पर्पस से एडिटोरियल पढ़ते हैं तो क्या कुछ प्री रिक्विजिट्स हैं या कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमें एडिटोरियल पहले पढ़ने के पहले से आनी चाहिए? आखिर वो क्या चीजें हैं जो हमें एडिटोरियल पढ़ने के पहले तैयार होनी चाहिए, तभी एडिटोरियल हमारी समझ में आएगा। तो ये प्री रिक्विजिट्स क्या होती हैं? देखिए, प्री रिक्विजिट्स में वंस मोर वोकैब की बात आ गई। ठीक है ना? तो वोकैब का मतलब क्या हुआ? अगर पैसेज में ऐसा पैसेज लिखा हुआ है जिसमें एक लाइन में 5 वर्ड ऐसे मिल रहे हैं जिसकी आपको मीनिंग नहीं पता, तो आपको एडिटोरियल पढ़ने में दिक्कत होगी बेटा।
अब ठीक है, किसी को भी एडिटोरियल के सारे वर्ड नहीं याद होते हैं, कितने भी विद्वान हो बड़े, कितने भी धुरंधर हो, अक्सर ये समस्या आ जाती है। देखिए, एडिटर का अपना माइंड सेट होता है, रीडर का अपना माइंड सेट होता है, सबकी अपनी अपनी एरिया होती है। एडिटर की वोकेबुलरी अपनी अलग टाइप की होती है, रीडर की अलग टाइप होती है, तो हमारी उनकी वोकैब में, एरिया में काफ़ी डिफरेंस होता है, रेंज में भी काफ़ी डिफरेंस होता है। तो ज़रूरी नहीं कि उनकी वोकैब हमारी पकड़ में आ जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि हम पूरे पेज में 25 बार डिक्शनरी देखें, तो ऐसा भी अगर है तो दिक्कत होगी। आपको अपनी वोकैब अपडेट तो होनी चाहिए और काफ़ी एडवांस भी होनी चाहिए, क्योंकि एडिटर काफ़ी एडवांस वोकैब यूज करता है, तो आपकी वोकैब थोड़ी एडवांस जरूर होनी चाहिए। अब ये भी नहीं है कि आपको सारे के सारे वर्ड की मीनिंग पता है। एक पैराग्राफ में कुछ ऐसा भी हो सकता है 4-6 वर्ड की आपको मीनिंग नहीं भी पता है, एकदम से नहीं पता है, तो रेफरेंस से मीनिंग निकल आएगी। और अब बहुत ज्यादा वर्ड्स की मीनिंग नहीं पता है तब तो फिलहाल दिक्कत होगी। तो आप लोग पहले अपनी वोकैब को इम्प्रूव करिए, और शुरू शुरू में अगर बहुत ज्यादा डिफिकल्ट वर्ड्स मिलते हैं तो इसे घबराने की कोई जरूरत नहीं है। वोकैब रिपीट होती है। अगर आप 15 दिन की एडिटोरियल पढ़ लेते हैं, किसी भी न्यूज़पेपर का 15 दिन का एडिटोरियल पढ़ लेते हैं, तो 15 दिन में जो दिक्कतें आएंगी वोकैब को लेकर के, उसके बाद वो दिक्कतें नहीं आएंगी। क्योंकि होता यह है कि वोकैब, जो एडिटर की वोकैब होती है वो रिपीट बहुत होती है। आज जो उन्होंने वोकैब यूज की है वो 2-4 दिन बाद फिर रिपीट होगी, तो करीब 10 दिन के बाद वोकैब रिपीट होने लगती है। 10 दिन तक आपको समस्या होगी, 10 दिन के बाद आपको सब पुराने वर्ड मिलेंगे, शायद ही एक आध नया वर्ड कभी मिले। तो 10 दिन तक डिस्करेज मत होइए, हिम्मत से लगे रहिए, वो कैब एक 10 दिन में उनकी कलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद नया कुछ नहीं मिलने वाला। ठीक है, तो वो आपकी वो कैब थोड़ी एडवांस होगी। देखिए, एडिटोरियल पढ़ने से वो कैब आपकी इंप्रूव होती भी है, और एडिटोरियल पढ़ने के लिए प्रीरिक्विसाइट यही है, प्रीरिक्विसाइट मतलब आपको पहले से क्या करके रखना होगा, पहले से क्या आवश्यकताएं होंगी। तो आपको वोकैब आपकी थोड़ी एडवांस होनी चाहिए, अगर नहीं है तो हो जाएगी, इसके लिए परेशान मत होइए, धीरे धीरे आपकी ये वोकैब भी ठीक हो जाएगी। तो प्रीरिक्विसाइट में एक चीज तो ये हो गई कि आपकी वोकैब थोड़ी ठीक ठाक होनी चाहिए। दूसरी चीज ये है कि आपकी जो एबिलिटी है, एबिलिटी टू एनालाइज द सेंटेंस, एबिलिटी टू एनालाइज द सेंटेंस, एनालाइज द सेंटेंस, आपको सेंटेंस की एनालिसिस करने की क्षमता होनी चाहिए। एडिटोरियल्स में खास तौर से एडिटर्स की एक आदत होती है, भाई आप ये मान करके चलिए कि ये लोग इजी सा नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। एडिटर हैं, उनका एक लेवल है, वो कहानी नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो बहुत इजी लैंग्वेज, छोटे छोटे सेंटेंस, ऐसा नहीं होगा। एक लेवल है, एक स्टैंडर्ड है। तो ज्यादातर होता यह है कि ये सेंटेंस को सिंथेसाइज ज्यादा कर देते हैं। जो सेंटेंस हम लोग 4 सेंटेंस में बोलेंगे, 4 अलग अलग वाक्यों में बोलेंगे, वो क्या करते हैं कि चारों वाक्यों को एक में ही सिंथेसाइज कर देते हैं। सब्जेक्ट दूर है, उसकी वर्ब दूर है, सेंटेंस कहीं कंप्लीट हो रहा है, बीच में और तमाम चीजें, इंफॉर्मेशन लाके डाल देते हैं। और दूसरी चीज होती है कि इडियम्स और फ्रेजेस का प्रयोग ज्यादा करते हैं, डायरेक्ट वर्ब कम लगाते हैं, फ्रेजेस का प्रयोग ज्यादा करते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं से चल देना, निकल देने की बात होगी, तो ये सीधे लिखेंगे ना कि वो ब्रेक अवे, ये नहीं कहेंगे कि वो मूव अवे, वो सीधे कहेंगे ब्रेक अवे, ठीक है ना। तो अब इस तरह के सेंटेंस होते हैं। जैसे मान लिया कहीं बीमारी फैल गई, तो वो बीमारी फैलने के, जैसे मान लीजिए कोविड-19 के संदर्भ में कोई सेंटेंस लिख रहे हैं, तो ये नहीं कहेंगे कि वो स्प्रेड ऑफ कोविड-19, वो लिखेंगे ब्रेकआउट ऑफ कोविड-19। तो स्प्रेड के जगह पे वो ब्रेकआउट यूज करेंगे। तो अब थोड़ी सी ये फ्रेजल जो टर्मिनोलॉजी है उससे आपको अपडेट रहना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रेज और इडियम्स का प्रयोग ज्यादा करते हैं, और एडवांस वोकैब या एडवांस टेक्निक, एडवांस तरीका भी तो माना जाता है इडियम्स का प्रयोग करना। तो ये हो गई एबिलिटी टू एनालाइज द सेंटेंस। सेंटेंस को आप तोड़ सकते हैं, किसका रेफरेंस किस वर्ड का, कनेक्शन किस वर्ड से है, वर्ब का कनेक्शन कहाँ से है, ये कनेक्शन अभी थोड़ी देर बाद हम आपको दिखाने जा रहे हैं, एक सेंटेंस में इसका प्रयोग करके दिखाएंगे। फिलहाल अभी हम डिस्कस कर ले रहे हैं कि आपकी एनालिसिस पावर कैसी है। एक सिंथेसिस होती है, एक एनालिसिस होती है। तो एडिटर तो सेंटेंस को सिंथेसाइज करके लिखा ही है, आपको सिंथेसाइज का अपोजिट काम करना है, एनालाइज करना है उसका। अभी हम थोड़ी देर बाद एक सेंटेंस लेंगे जिसमें हम पहले अलग अलग सेंटेंस लिखेंगे और उसको बताएंगे कि राइटर या एडिटर कैसे उसको सिंथेसाइज करके एक सेंटेंस में लिखता है। चलिए, वो क्या हो गई
और एबिलिटी टू एनालाइज हो गया, और एक चीज होती है फेमिलियरिटी विद द टॉपिक। ये बात बहुत जरूरी है। कई बार मेरे सामने भी या किसी के सामने भी समस्या ये इस तरह की आती है कि सब्जेक्ट से जो टॉपिक है उससे हमारी फेमिलियरिटी कितनी है या उस बारे में हमारी नॉलेज कितनी है। देखिए, कोई भी व्यक्ति हर विषय का विद्वान नहीं होता और हर विषय में उसकी बहुत अच्छी जानकारी, बहुत अच्छी पकड़ नहीं होती है। एडिटोरियल्स ज्यादातर समसामयिक विषयों पर होते हैं और समसामयिक विषयों में ज्यादातर क्या होती है, पॉलिटिक्स होती है या फिर इकोनॉमिक इश्यूज होते हैं, हेल्थ एंड हाइजीन होता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी होती है या फिर इंटरनेशनल अफेयर्स की बात होती है। ठीक है, तो इस तरह के सब टॉपिक होते हैं। तो इस तरह के टॉपिक पर अगर आपकी अवेयरनेस काफी अच्छी है, मान लीजिए सपोज करिए कि किसी दिन कोविड-19 के डीएनए पर एक एडिटोरियल लिखा हुआ है, तो कोविड-19 जो वायरस है उसके डीएनए पर कोई ऐसे या कोई आर्टिकल लिखा हुआ है और आपको बायो बिल्कुल नहीं आती है, ठीक है ना, आप जीन्स, डीएनए, आरएनए और इन सब चीजों के बारे में बिल्कुल नहीं जानते हैं, तो फिर वो आर्टिकल आपको समझ में आने में बड़ी दिक्कत होगी। ठीक है, जैसे मैं अंग्रेजी का टीचर हूँ, एडिटोरियल आप सब लोगों को लगता होगा कि इनकी तो अंग्रेजी बहुत अच्छी होगी और कोई भी एडिटोरियल समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको बताऊं कि मेरी केमिस्ट्री और फिजिक्स बहुत खराब है, तो केमिस्ट्री और फिजिक्स मेरी बहुत वीक है। अगर मान लो किसी दिन कोई एडिटोरियल इस तरह का आ गया जिसमें केमिस्ट्री पर काफी चर्चा हुई हो या केमिकल टर्मिनोलॉजी हो या चीजों की मान लो केमिस्ट्री पर बेस्ड हो, तो फिर वो एडिटोरियल मेरे पल्ले नहीं पड़ेगा। कुछ कुछ समझ में आएगा, हो सकता है 40% हो सकता है 60% आए, बस इससे ज्यादा समझ में नहीं आएगा। फिजिक्स पर कोई रिसर्च होगी तो वो मेरे पल्ले नहीं आएगा, मेरे सर के ऊपर से निकल जाएगा। तो कोई ज़रूरी नहीं है कि मुझे सारे एडिटोरियल समझ में आ जाएं। ठीक उसी तरह कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सारे एडिटोरियल समझ में आ जाएं। मान लीजिए आप साइंस बैकग्राउंड के हैं, आपको इकोनॉमिक्स बहुत कमज़ोर है, बहुत ख़राब है, आप ये नहीं जानते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, आप ये नहीं जानते हैं कि CRR क्या होता है, तो आपको एडिटोरियल समझ में आने में बड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि रेपो रेट क्या है, CRR क्या होती है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी क्या होती है, ये आप नहीं जानते हैं। तो इतनी जानकारी आपको होनी चाहिए अगर आप एडिटोरियल अच्छे से पढ़ना और समझना चाहते हैं। तो आप जैसे मान लीजिए इकोनॉमिक्स है, थोड़ी ज़्यादातर एडिटोरियल इकोनॉमी पे होते हैं, तो थोड़ी सी इकोनॉमिक्स की खास तौर से कम टर्मिनोलॉजी वगैरह तो खास तौर से आपको आनी ही चाहिए। हेल्थ एंड हाइजीन के हैं, तो मैं ये कहना चाह रहा था कि जिस टॉपिक पर, जिस विषय पर वो एडिटोरियल है, उस एडिटोरियल का जो टॉपिक है, उस टॉपिक से आपकी अवेयरनेस कितना है, आपकी जनरल नॉलेज कितनी है। तो अगर आपकी जनरल नॉलेज, मान लीजिए ज्योग्राफी पर कोई पैसेज दिया हुआ है, सपोज करिए कि भूकंप आया और किसी दिन भूकंप, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पर एडिटोरियल लिखा हुआ है और आपको भूगोल से बिल्कुल वास्ता नहीं, आप नहीं जानते प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी क्या है, तो फिर एडिटोरियल समझने में आपको प्रॉब्लम हो सकती है। ठीक है, तो ये आपके लिए प्रीरिक्विजिट्स हैं, आपकी वोकैब ठीक ठाक हो और सेंटेंस को एनालाइज कर सकते हो और उस टॉपिक से आपकी अवेयरनेस, आपकी फेमिलियरिटी कितनी है, उस टॉपिक के बारे में कितना आपको पहले से नॉलेज है, ताकि आप उसमें लिखी गई बातें और टर्मिनोलॉजी को समझ सकते हैं। तो ये हो गई एक प्रीरिक्विजिट्स एडिटोरियल पढ़ने की। अब हम लोग, अब यही चीज जो हम एनालिसिस करने वाली बात किए थे हम, तो वही अब इसके बाद हम एक 4 सेंटेंस लिखने जा रहे हैं। वो 4 सेंटेंस लिखेंगे, फिर आपको बताएं कि उन चारों सेंटेंसेस को एक सेंटेंस में कैसे जोड़ के एडिटर कैसे लिखता है, किसी सेंटेंस को, किसी बात को हम कैसे 4 टुकड़ों में कहते हैं और एडिटर कैसे उसको एक में ही समेटता है, और हम कैसे सेंटेंसेस का कनेक्शन कैसे करें, कौन सी बात किसके लिए, कौन सी बात किसके लिए है, वो अभी हम आपको सिखाने जा रहे हैं। ठीक है, और उसी में हम ये देखेंगे कि इसमें हमारी ग्रामर बुक का पॉइंट ऑफ व्यू कैसे सॉल्व हो रहा है। ठीक है, और वोकैब का पॉइंट ऑफ व्यू तो खैर जब कोई वर्चुअल एडिटोरियल पढ़ाएंगे तब दिखाएंगे। पहले अब हम आपको सिखाने जा रहे हैं कि हाउ टू एनालाइज अ सेंटेंस रिटन इन एडिटोरियल। ठीक है, तो बच्चों मैंने कहा था कि अभी हम 4-5 सेंटेंस देंगे और 4-5 सेंटेंस को एक में मिला के उसको सिंथेसाइज करेंगे। तो ये आपके सामने है 5 सेंटेंस लिखे हुए, 5 अलग अलग सेंटेंस। ये कैसी है, ये हम लोगों की शैली है। ठीक है ना, हमारी आपकी, हमें अब बहुत इसको एडवांस मत समझिएगा, हम लोगों, हमें भी ये बात कहनी होती, जैसे ये जो बात कही जा रही है
मुझे भी अगर ये बात कहनी होती तो मैं ऐसे ही छोटे छोटे 5 सेंटेंस में लिख देता, आसानी से सबकी समझ में आ जाती। लेकिन यही बात जो हम 5 लाइन में छोटे छोटे सेंटेंस में लिखे हैं, जो कि सबकी समझ में आने लायक है, यही बात जब एक एडिटर को लिखनी होती है तो वो इतनी आसानी से समझ में आने लायक नहीं लिखते। ठीक है, अब आप कहेंगे क्यों वो ऐसा नहीं लिखते? वो उनका लेवल है। अगर आपको उनके लेवल तक पहुंचना है तो यू विल हैव टू इंप्रूव योर लेवल। दे विल नॉट कम, दे विल नॉट go down to your level, you will have to rise, you will have to raise yourself to that level। ठीक है ना, तो आपको उन लेवल तक पहुंचना होगा। चलिए हम देखते हैं कि सेंटेंस में क्या लिखा हुआ है। The verdict was pronounced by the judge। पहले सेंटेंस क्या लिखा? वर्डिक्ट क्या होता है? कोर्ट का फैसला। The verdict was pronounced by the judge। ठीक है ना। दूसरे सेंटेंस में लिखा है कि it aroused a series of protests across the country। इसने पूरे देश में विरोधों की एक सीरीज, विरोधों की एक चेन खड़ी कर दी। किसने खड़ी कर दी? किसने पूरे देश में विरोधों की चेन खड़ी कर दी? बताइए पहले क्या काम हुआ जिसकी वजह से बहुत सारे विरोधों की श्रृंखला खड़ी हो जा रही है? तो ये कौन है? ये इट कौन है? एक्चुअली ये इट है, यही वर्डिक्ट, कोर्ट का फैसला। जज साहब ने जो फैसला सुनाया, उसी फैसले की वजह से देश में, पूरे देश में क्या हो गए? विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। चलिए यहाँ लिखा है कि दे वर ऑर्गेनाइज्ड बाय सम वेल नोन एनजीओस। दे वर ऑर्गेनाइज्ड, वो संगठित किए गए थे, वो आयोजित किए गए थे देश के कुछ प्रसिद्ध वेल नोन एनजीओस के द्वारा। तो किन्हीं आयोजन किया गया था? बताइए अभी तक क्या आ चुका? वर्डिक्ट आ चुका। क्या फैसला एनजीओस ने ऑर्गेनाइज किया था? कि जज को एनजीओ ने ऑर्गेनाइज किया था? या फिर जो प्रोटेस्ट हो रहे हैं, इन प्रोटेस्ट को ऑर्गेनाइज किया था? तो ये जो दे लिखा हुआ है, ये कौन है? ये है प्रोटेस्ट। इन विरोध प्रदर्शनों को एनजीओज ने ऑर्गेनाइज कर रखा था। आगे लिखा दीज एनजीओज, दीज एनजीओज, यहाँ भी लिखा है एनजीओज, यहाँ भी लिखा है एनजीओज। तो ये एनजीओज कौन से एनजीओज हैं? यही वाले हैं। दीज एनजीओज वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ गार्बेज कलेक्टर्स। ये जो एनजीओ हैं वो गार्बेज कलेक्टर्स, मतलब कूड़ा बीनने वाले लोगों के हित में काम करते हैं। आगे लिखा कि ही हैड बीन हियरिंग द केस फॉर सेवरल इयर्स। वो कई सालों से इस केस की सुनवाई कर रहे थे। ये ही कौन है? हु इज दिस ही? ये ही कौन है? बताओ, ये ही कौन है? यही जज साहब हैं। तो इसमें नीचे के जितने भी सेंटेंस हैं, हर सेंटेंस किसी ना किसी से कनेक्टेड है, किसी ना किसी से कनेक्टेड है। यही कनेक्शन आपको ढूंढना होगा, यही कनेक्शन आपको निकालना होगा। किसमें? जब एडिटर लिख देता है तो इसी सेंटेंस को एडिटर कैसे लिखेगा वो मैं दिखा रहा हूं आपको। देखिए एडिटर शुरू करेगा यहीं से, कहां से? द वर्डिक्ट से। ठीक है, तो हम लिख रहे हैं यहाँ पर द वर्डिक्ट। ठीक, पहले हमने लिख दिया द वर्डिक्ट। अब द वर्डिक्ट के बाद ये नहीं आया, वाज प्रोनाउंस्ड बाय, ये लिखा द वर्डिक्ट। और ये क्या है? ये दूसरा वाला सेंटेंस किस पर डिपेंड है? ये दूसरा सेंटेंस इसी वर्डिक्ट के बारे में है। तो जो वर्डिक्ट, जैसे ही मैंने वर्डिक्ट लिखा, इस वर्डिक्ट के तुरंत बाद ये दूसरा सेंटेंस जो इस वर्डिक्ट के बारे में है, उसको यहीं पे उठा के वो लिख देंगे। फिर एट नहीं लगाएंगे यहाँ। तो यहाँ क्या लिखा? द वर्डिक्ट, फिर कामा लगा देंगे, या नहीं भी कामा लगाएंगे क्योंकि हम रिलेटिव प्रोनाउन लगाने जा रहे हैं। तो लिखा द वर्डिक्ट which aroused a series of protests। क्या लिखा? The verdict which aroused a series of protests, series of protests। तो ये सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट, ये सीरीज का क्या हुआ? ये प्रोटेस्ट, प्रोटेस्ट के बाद क्या लगा है? यहाँ लिखा है ना दे। तो जो दे लगा है, अब यहाँ लगाएंगे प्रोटेस्ट, आगे हम लगा सकते हैं which were organized by, या which were organized by तो नहीं भी लगा सकते। जैसे एक बार which लगा दिया है, हो सकता है उनका फिर से which लगाने का ना मन हो, तो चाहे which were लगाओ और चाहे ना लगाओ। which were ना लगाओ तो सीधे वर्ग की थर्ड फॉर्म लगा देते हैं organized by। तो ये organized by क्या बन जाएगा? ये पास्ट पार्टिसिपल बन गया। क्या हो गया? organized by some well known NGOs, organized by some well known NGOs। ठीक है ना? some well known NGOs, NGOs लिए लिखा NGOs, some well known NGOs। अभी NGOs के बारे में देखिए, चौथा सेंटेंस क्या लिखा? these NGOs work for। तो फिर से these NGOs ना लेके NGOs की विशेषता लगा दें, ये कामा लगाया। अब जो इनके लिए काम करते थे, तो NGOs की विशेषता यहाँ हमने लगा दी वर्किंग फॉर, क्या लिखा?
वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ गार्बेज कलेक्टर, वर्किंग फॉर द वेलफेयर ऑफ गार्बेज कलेक्टर्स। ठीक है, तो अब हमारा यहाँ तक आ गया गार्बेज कलेक्टर्स। अब ये देखिए कि हमारा क्या क्या छोटा हुआ है। अभी ये अक्रॉस द कंट्री हमने नहीं लिखा है, ठीक है ना, अक्रॉस द कंट्री छूटा हुआ है। कहां तक लिखा था, पहले लिखा शुरू किया वर्डिक्ट से, वर्डिक्ट के बारे में दूसरा सेंटेंस लिखा है, ये लिख दिया। अब इसमें प्रोटेस्ट के लिए ये कनेक्ट हो रहा था, तो ये इतना छोड़ करके हमने क्या कर दिया, दे इसको कंप्लीट कर दिया। इस कंप्लीट करने में एनजीओज एंड में आया, एनजीओज के बारे में क्यूज दिया हुआ था। तो अभी हमारी बात अधूरी रह गई है। कहाँ अधूरी रह गई है, इतना ये पूरा करना है, अभी इतना ये पूरा करना है। तो ये किस सेंटेंस का हिस्सा है आप बताइए, ऑर्गेनाइज बाय सही, ये हिस्सा किसका है, कि विच अराउज्ड सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट, यही प्रोटेस्ट का जो यहाँ अधूरा हुआ बाकी था, इसी का अधूरा बाकी यहाँ पूरा करेंगे कामा लगा के। अब क्या करेंगे, अक्रॉस द कंट्री, क्या लिखा इन्होंने, अक्रॉस द कंट्री। अब ये लिख दिया अक्रॉस द कंट्री, फिर कामा लगा, फिर कामा लगने के बाद अभी हमारा कितना सेंटेंस बाकी है, अभी हमारा सेंटेंस बाकी है ये इतना, was pronounced by the judge। अब यहाँ लगाएंगे इसके बाद। अब सोचिए यहाँ लिखा was pronounced by the judge, was pronounced by the judge। अब ये पांचवा सेंटेंस जज साहब के लिए लिखा है, ये जज से हमने एंड किया। अब यहाँ से लिख देंगे जज who had been hearing the case, who had been hearing the case for several years, who had been hearing the case for several years। अब बताइए, तो ये सेंटेंस इस तरह से कई टुकड़े में टूट जाता है। ये आपको अचानक यहाँ वाज लगा हुआ दिखागा, तो इस वाज का सब्जेक्ट कौन है बताइए, इस वाज का सब्जेक्ट कौन है, द वर्डिक्ट। सोचिए कि यहाँ लिखा है सब्जेक्ट, ये जो वर्डिक्ट है ये सब्जेक्ट है, और इसकी वर्ब कहाँ आ गई, ये वाज जो है ये सब्जेक्ट की यहाँ से शुरू हो रही है वर्ब। तो यहाँ सेंटेंस क्या था, ये सब्जेक्ट के बाद वर्ब लगी थी। जब एडिटर लिखेगा तो एडिटर क्या लिखेगा, एडिटर का सब्जेक्ट यहाँ होगा और वर्ब कहाँ होगी, यहाँ होगी, समझ रहे हैं। तो एडिटर की वर्ब यहाँ होगी। होता क्या है कि जो हमने इंफॉर्मेशन अलग अलग सेंटेंस में दी वो उस टर्म के आते ही, जैसे जैसे लिखा वर्डिक्ट, वर्डिक्ट लिखते ही तुरंत ये वर्डिक्ट के बारे में बताना शुरू कर दिए। वर्डिक्ट के बारे में बता रहे थे, तो वर्डिक्ट के बारे में बताते बताते इनके एक शब्द मिला प्रोटेस्ट। तो अब प्रोटेस्ट मिला, तो अब क्या करेंगे, प्रोटेस्ट को अलग नहीं, यहाँ जहाँ प्रोटेस्ट शब्द मिला यही लगेंगे प्रोटेस्ट के बारे में बताने। अब यहाँ प्रोटेस्ट के बारे में बता रहे थे, तो उसी प्रोटेस्ट के बारे में बताते बताते एक वर्ड मिल गया एनजीओ, तो लगेंगे यही एनजीओ के बारे में एक्सप्लेन करने। अब मुख्य वाक्य वही छूटा हुआ है, ठीक है ना, तो मुख्य वाक्य कहीं छूटा हुआ है, वहां पे अभी पहुंचे ही नहीं। एक बात बता रहे थे, ठीक, जैसे कोई एक कहानी सुना रहे थे, उस कहानी को सुनाते सुनाते बीच में एक पात्र मिला, तो लगेंगे उसकी कहानी सुनाने। उसकी कहानी सुनाते सुनाते फिर कोई चीज का, नई चीज का जिक्र है, तो लगेंगे उसकी कहानी सुनाने। मुख्य कथा अभी पीछे छूटी हुई है। तो यही इनका तरीका होता है। तो लगे यहाँ एनजीओ के बारे में, यहाँ एनजीओ के बारे में बताते बताते यहाँ तक पहुंचे, यहाँ तक एनजीओ की बात खत्म हुई। जब एनजीओ की बात खत्म हुई तो हमारे इस वाले सेंटेंस का जो बचा हुआ था वो लगा के पूरा करें। अब यहाँ हम अक्रॉस के पहले कामा लगा है, ये क्रॉस द कंट्री लगाने, अब यहाँ कामा लगाने का मतलब हुआ कि अक्रॉस द कंट्री इस सेंटेंस का हिस्सा नहीं है। किस सेंटेंस का हिस्सा है ये, तो किस सेंटेंस का हिस्सा है, यही प्रोटेस्ट का हिस्सा है। आपको पहचानना पड़ेगा कि जो पूरे देश में विरोधों की एक श्रृंखला, तो यहाँ हो गया ना, विरोधों की एक श्रृंखला खड़ी हो गई, विरोधों की एक श्रृंखला खड़ी हो गई, कहाँ खड़ी हो गई, पूरे देश में हो गई। तो ये जो अक्रॉस द कंट्री लिखा है वो किसके लिए लिखा हुआ है, विरोधों की श्रृंखला खड़ी होने का। यही तो चीजें टूट के अलग हो जाती हैं, मुख्य सेंटेंस से टूट के अलग हो जाती हैं। सिंथेसाइज करते समय तमाम चीजें होती हैं जो सेंटेंस से टूट के अलग हो जाती हैं। ये जो टूट के अलग हो जाती हैं, आपको यही पहचान के सही जगह पर ले जाना होगा। अगर आप ये पहचान पाए कि अक्रॉस द कंट्री कहाँ से टूटा हुआ है, तो आप सही लगा लेंगे। अगर आप इसी में कंटिन्यू पढ़ते चले गए, यहाँ पे गार्बेज कलेक्टर्स अक्रॉस द कंट्री, तो फिर आप मीनिंग नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि अक्रॉस द कंट्री इस सेंटेंस का हिस्सा नहीं है। अक्रॉस द कंट्री किस सेंटेंस का हिस्सा था, इसके लिए हिस्सा था। अब उसके बाद देखिए यहाँ से शुरू हो गया, जज साहब की बात आई। जज साहब में ये लिखा
यहाँ सॉरी, यहाँ पे आ गए वाज। अब अक्रॉस द कंट्री के बाद वाज लिखा है, तो ये बताइए कि क्या ये वाज कंट्री के लिए लगी हुई है? नहीं, ये वर्ब ये वाज जो है वो कंट्री के लिए नहीं है, क्योंकि कंट्री वाज प्रोनाउंस्ड तो फिर गलत हो जाएगा ना, कंट्री उसका सब्जेक्ट नहीं है। व्हाट वाज प्रोनाउंस्ड? वर्डिक्ट वाज प्रोनाउंस्ड। तो ये जो वाज लिखा है इसके लिए लगा है। आपको यही पहचानना पड़ेगा कि जो वर्ब लगी हुई है उसका सब्जेक्ट कौन है। तो यहाँ पे वर्ब लगी हुई है, तो क्या इस वर्ब का यही सब्जेक्ट हो जाएगा तुरंत? ये जरूरी नहीं है कि सब्जेक्ट इस वर्ब का यही सब्जेक्ट हो जो उसके बगल में लगा हो। वर्ब यहाँ है और सब्जेक्ट वहां है। देखिए यहीं से टूट गया था। वर्डिक्ट लिखा, वर्डिक्ट का वाक्य पूरा नहीं हुआ था, व्हिच लगा के वर्डिक्ट के बारे में बताने लगे। जो बात वर्डिक्ट से शुरू किए थे, तो जो बात शुरू की थी वो बात अभी खत्म हुई ही नहीं, बीच में दूसरी बातें आई, दूसरी बातें खत्म हुई, अभी जो मुख्य बात शुरू की थी वो खत्म ही नहीं हुई है। वो आके फिर से शुरू कहाँ हो रही है? यहाँ आके फिर से वो कंटिन्यू हो रही है, यहाँ से कंटिन्यू हो रही है। अब मान लीजिए यहीं पर, सपोज करिए यहीं पर हम ये वर्ब गलत लिख दें, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर हम जो वाज लिखा है इस वाज की जगह पर वर लिख दें, ठीक है। अब यहाँ पे हम वाज की जगह वर लिख दें तो क्या होगा? तो फिर गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? ये वर्ब किसके लिए लगा है? वर्डिक्ट के लिए लगा। इसका सब्जेक्ट ढूंढना पड़ेगा। इसका सब्जेक्ट ये है, और सब्जेक्ट बहुत दूर है, सब्जेक्ट बहुत दूर है, तो यहाँ पर आपको ये लिंक लगाना पड़ेगा किसकी? वो वर्ब है, तो इसलिए गलत हो जाएगा। वर्ब यहाँ पे वर्ब ना होकर के यहाँ क्या लगाना होगा? वाज लगाना होगा। आपको याद है कि उसमें बैंक वगैरह की एरर खास तौर से ऐसे ही पूछी जाती है, सब्जेक्ट कहीं दूर होता है, वर्ब उसकी कहीं दूर होती है, ठीक है ना। हम तो खैर यहाँ पे अक्रॉस द कंट्री लिखे हैं, और जो पेपर बनाते हैं वो लोग जनते हुए यहाँ लगाते हैं गार्बेज कलेक्टर्स। गार्बेज कलेक्टर्स में ये प्लूरल लिखा होता, उसके बगल में वाज लगाते, तब तो आपको और परेशानी हो जाती। खैर चलिए फिर आगे वाले में बना देंगे इसी तरह का हम भी। बाय द जज, अब जज के बगल में क्या लिखा? हु हैड बीन हियरिंग द केस फॉर सेवरल इयर्स। अब मान लीजिए गलती क्या हो सकते थे? ग्रामर की एक और एरर हो सकती है। मान लीजिए यहाँ जहाँ फॉर लिखा है वहां सिंस लगा दें, तो अगर सिंस लगा दिया, इतना बड़ा एक वाक्य है, बताइए ये 4 लाइन का एक वाक्य है, 4 लाइन के एक वाक्य में यहाँ आके फॉर की जगह सिंस लगा देते तो एक ग्रामेटिकल एरर हो जाती। एक ग्रामेटिकल एरर का स्कोप यहाँ था, जहाँ सिंस फॉर लगा हुआ है यहाँ हो गया। एक ग्रामेटिकल स्कोप का एरर कहा था, यहाँ जहाँ वाज लगा हुआ है वहां पर हो सकता है, ठीक है ना। और एक ये हो सकता है जहाँ बाई लिखा है, बाई की जगह मान लीजिए कोई और प्रीपोजिशन भी वगैरह लगा होता तो ये गलत हो जाता, यहाँ पर बाई का ये गलत हो गया। अब ये जो द वर्डिक्ट लिखा है, वर्डिक्ट की जगह अगर यहाँ जहाँ विच लगा है, विच की जगह हु लगा दे तो ये गलती हो जाएगी। अब यहाँ विच की जगह क्या होना चाहिए? विच ही होना चाहिए। अब ये जज साहब लिखा है तो जज साहब के बगल में हु लिखा है, अगर यहाँ विच लगा दें या हु लगा दें तो यहाँ की गलती हो जाएगी, ठीक है। तो इसी तरह से तमाम चीजें हैं जो ग्रामेटिकल एरर्स मिल सकती हैं। इसी में देखा आपने कहाँ कहाँ पर गलतियां हो सकती हैं, ठीक है। सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट लिखा है, अगर हम यहाँ एस लिखा है इसके एस को हटा दें, सीरीज ऑफ प्रोटेस्ट कर दें तो गलत हो जाएगा। सीरीज में मान लीजिए हम ऐसा हटा दें, खाली सीरीज कर दें तो भी वो गलत हो जाएगा। तो इसी तरह में सेंटेंस में एरर्स भी निकाल लेते हैं। अब वर्डिक्ट का मीनिंग भी पूछ सकते हैं। वर्डिक्ट का मतलब क्या होता है? कोर्ट का फैसला होता है, ठीक है ना। तो ये तरीका था एडिटोरियल। जब आप पढ़ने लगते हैं तो कैसे सेंटेंस को तोड़ें आप इसको। अब इतने इस तरह के सेंटेंस को ऐसे 5 सेंटेंस को एक में इन्होंने कर दिया, तो एक में कर दिया जाता है। यही चीज आप अगर उसको तोड़ के सेंटेंस को अलग अलग कर सकते हैं, और कामा के बाद कौन सी चीज किससे जुड़ी हुई है अगर उसका लिंक लगा लेते हैं तो एडिटोरियल आपको समझ में आने में कोई दिक्कत नहीं होगी, बड़ी आराम से समझ में आ जाएगा। तो ये था, अब कह सकते हैं भाग 1 कहिए या 2 कहिए, जो भी कहिए। तो आप सीरीज में मानते हैं तो ये हमारे एडिटोरियल डिस्कशन का पार्ट 1 था, जिसमें हम ये बता रहे थे कि एडिटोरियल अगर आपको समझना है तो आप उसको कैसे पढ़ें, क्या तरीका है, ठीक है। तो क्या चीज़ें पहले से हमारे पास होनी चाहिए, क्या इंफॉर्मेशन, क्या जानकारियाँ होनी चाहिए, क्या अप्रोच होगी हमें एडिटोरियल को समझने के लिए। और ये था हमारा आज का पहला एपिसोड, और इसके बाद जल्दी ही हम एक एडिटोरियल डिस्कशन कराएंगे, ठीक है ना। तो एक एडिटोरियल पूरा लेंगे, कोई बढ़िया सा एडिटोरियल जो सप्ताह का होगा, तो उस एडिटोरियल को अच्छे से डिस्कस कराएंगे। हो सकता है बोर्ड पर लिखें, लिखने में हो सकता है दिक्कत हो, तो जैसे डिस्कशन कराते हैं उस तरह से हो सकता है, क्योंकि उसमें 4-5 लाइनें आ जाती हैं। तो हो सकता है कि हम उस पैटर्न पर या फिर बोर्ड पर लिख कर करें। बोर्ड पर लिखने में काफ़ी झंझट होगी, काफ़ी देर लगती है, तो हो सकता है एडिटोरियल को एडिट करके, मतलब उसको टाइप करके हम उसी डिस्कशन वाले पैटर्न पर आपको पढ़ाएं।
तो ये एनालिसिस जो होती है सेंटेंस को तोड़ के अलग करना, हम 2-4 एडिटोरियल में बता देंगे तो फिर आपको आराम से समझ में आ जाएगा। उसका जो ग्रामर वाला पॉइंट होता है, कहाँ कहाँ हमें क्या सीखने को मिला, कुछ वोकैब मिलेगी, कुछ ग्रामर का पॉइंट मिलेगा, और हो सकता है इंटरनेशनल अफेयर्स है, मान लीजिए इकोनॉमिक्स की कोई चीज़ है तो उसमें कोई टर्मिनोलॉजी इस तरह की आ जाती है जिससे रिलेटेड कोई जानकारी होगी तो हम हो सकेगा जहाँ तक मुझसे बन पड़ेगा उस बारे में आपको हम जानकारी भी देंगे। मान लीजिए वो जनरल नॉलेज से या किसी और चीज़ से रिलेटेड है तो जब तक हम उस चीज़ के बारे में आपको बताएंगे नहीं तब तक एडिटोरियल समझ में नहीं आए। तो अब इसमें 3 चीज़ें पैदा होंगी। उससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है वो देंगे, उससे रिलेटेड जो ग्रामर का पॉइंट फंसेगा ग्रामर पॉइंट पर भी फोकस करेंगे, और जो वोकैब मिल जाएगी वो वोकैब पर भी फोकस करेंगे। तो कुछ सोच रहे हैं 2-4 एडिटोरियल आप लोगों को करा दें। देखिए पूरा का पूरा सिखाना हमारे बस की बात नहीं है, हम आपको रास्ता बता सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, कैसे पढ़ा जाता है, किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्या गलतियाँ करने से बचेंगे, ये हम बताते हैं। उसके बाद प्रयास करना आपका काम है, प्रयास करिए और सीख जाइए, बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। हमें भी खुशी होगी, हमें भी बताइएगा अक्सर हमको अब एडिटोरियल पढ़ना आ गया, हम सीख गए, ठीक है। तो चलिए आप इसको यहीं पर वाइंड अप करते हैं, फिर मिलेंगे हम एक एडिटोरियल के साथ डिस्कशन करते हुए। टिल देन टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।